Assalamu alaikum guys, welcome back to UFO Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Android data binding. और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं विद आवर कस्टम ऑब्जर्वेबल मॉडल। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने MVVM आर्किटेक्चर को भी इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको फॉलो करते हुए टू वे डेटा बाइंडिंग और कस्टम जो ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको कैसे हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं या यूज़ करते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जब हम टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं किसी कस्टम अडाप्टर के साथ तो हमें एक इन्फिनिट लूप की भी प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी तो इस वीडियो को आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरी लास्ट जो 2 वीडियोस हैं वो लास्ट में देखें। सेकंड लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम अपना एक कस्टम ऑब्जर्वेबल क्रिएट करते हैं और जो डेटा बाइंडिंग के लिए बेस्ट हमारे पास रिकमेंडेशन है गूगल की तरफ से कि हम उसको MVVM आर्किटेक्चर के साथ यूज़ करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा हमें डेटा बाइंडिंग अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। और वो हमने देखा था सेकंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, उसको हमने देखा था कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम यही काम करेंगे, लेकिन दोनों जो काम है लास्ट 2 वीडियोज़ के उसको हम आपस में इकट्ठे करेंगे। हम देखेंगे कैसे कस्टम जो ऑब्जर्वेबल मॉडल होता है उसको टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो समझा देता हूँ और उसके बाद हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ी कोशिश की है कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो सकता है मैंने वो वाली एप्लीकेशन क्रिएट की है। बेसिक जो है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एडिट टेक्स्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर ईमेल और सेकंड हमारे पास यूज़र नेम के लिए है। फिर मेरे पास नीचे यहाँ पे लीनियर लेआउट है, इसके नीचे मेन जो हमारे पास व्यूज़ हैं वो रेडियो ग्रुप है और इसके नीचे मेरे पास 2 जो है वो रेडियो बटन्स हैं। तो इनके थ्रू भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। फिर मेरे पास नीचे यहाँ पे जो है वो एक स्पिनर है और नीचे एक बटन है और फिर मेरे पास टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर तो मैं आउटपुट शो करवाऊंगा या जो कि मैंने ऑलरेडी व्यू मॉडल से यूज़र को गेट करके शो करवाया हुआ है। ये मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो 99% ऑफ द टाइम्स आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि वो वाले व्यूज़ यूज़ करूँ जिनके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। आप यहाँ पे चेक बॉक्सेस या रेटिंग बार या कुछ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को समझाना है। अगर मैं उनको यूज़ करूँगा तो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी एग्जांपल। तो आई एम श्योर कि मैं जिस तरीके से इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा समझाऊंगा तो आई एम श्योर कि आप इंशाल्लाह सारी चीज़ों को समझ आएंगे। तो अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर तो मेरे पास मॉडल पैकेज और इसके अंदर मेरे पास यूज़र की क्लास है। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्लास है जो एज आ हम मॉडल यूज़ करेंगे। तो आप डेटा क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्वेबल बनाना है, मुझे इनके ऊपर एनोटेशंस वगैरह देनी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेटा टैग को यूज़ नहीं किया। क्योंकि जब आप डेटा क्लास क्रिएट करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ही वाल या वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे मैंने इनको इनिशियलाइज करवाया हुआ है और यहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। और इसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे ईमेल और उसके साथ ईमेल की वैल्यू, यूज़र नेम की वैल्यू, जेंडर और सिटी की वैल्यू शो करवाई हुई है। ये इसलिए कि अगर मैं लेआउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है व्यू मॉडल डॉट यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग। तो जैसे मैं यूज़र के ऊपर टू स्ट्रिंग कॉल करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग होता है मेथड हमारा वो ओवरराइड होकर ये वाला हमारा टू स्ट्रिंग मेथड हमें रिटर्न करेगा। तो ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से हमें वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास डेटा क्लास तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको खुद जो है वो ओवरराइड कर लिया। अब यहाँ पे पहली जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ईमेल और यूज़र नेम, उनकी टाइप तो स्ट्रिंग है, लेकिन नेक्स्ट जो है जेंडर और सिटी इनकी कस्टम टाइप है। ये भी एक खास रीज़न है जिसके लिए मैंने इसको कस्टम टाइप रखा है। अगर मैं अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लास है enumutils.kt। तो ये मेरे पास इस क्लास के अंदर 2 इनोमिरेशन मैंने क्रिएट किए हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा इनोमिरेशन या enum क्या होगा। enum सिंपल एक ऐसी टाइप या ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी आप स्पेसिफिक या लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ उसको असाइन कर सकते हैं। लाइक आप जहाँ पे भी सिटी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, तो आप उसको सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज़ या 4 वैल्यूज़ ही इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। और ये इंटरनली बेसिकली अरे टाइप होता है, जिस तरह अरे काम करती है उस तरह जब भी आप चाहें तो आप जेंडर को या सिटी को अरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज करें आप सिटी को अरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 4 वैल्यूज़ मिलेंगी 0 1 2 3। आप सेकंड इंडेक्स अगर पास करेंगे तो आपको इस्लामाबाद की वैल्यू मिल जाएगी। पर आई एम श्योर कि आपको पता होगा ये कैसे काम करती हैं। लेकिन इनको यूज़ करने की 2 रीज़न्स हैं। पहली तो ये कि ये प्रोफेशनल अप्रोच है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ऐसे हम काम जो है वो करते हैं। सेकंड और जो मेन रीज़न है वो ये कि अगर हम यूआई की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बटन से रेडियो बटन से वैल्यू लेनी है या स्पिनर से जो है वो सिटी लेना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है वो सिटी या जेंडर टाइप को बाइंड नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें इन्वर्स मेथड या कन्वर्टर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो वो भी एक डेटा बाइंडिंग का फीचर है जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो enumutils है उस इनुमरेशन है उसको यूज़ किया हुआ है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यूज़र को भी क्लोज़ करता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे व्यू मॉडल है, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है फॉर मेकिंग श्योर कि हम MVVM आर्किटेक्चर को फॉलो करें।
इसके अंदर मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है व्यू मॉडल से, तो आपको पता चल चुका होगा कि मैंने अपनी ग्रेडल फाइल के अंदर जो व्यू मॉडल है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो आप देख सकते हैं ऐड की हुई है। इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है जो कि फाइनली अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैंने उसको जो है वो व्यू मॉडल के थ्रू बाइंड करवाया हुआ है। तो यहाँ पे व्यू मॉडल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने व्यू मॉडल को गेट किया हुआ है, यहाँ पे हैंडलर और व्यू मॉडल दोनों को बाइंड करवाया हुआ है। और यहाँ पे नीचे मेरे पास जो है वो मेथड है, इसको कोड में थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम जाते हैं अपने यूआई के ऊपर या व्यू के ऊपर तो आप देख सकते हैं हैंडलर जिसकी टाइप मेन एक्टिविटी है वो मैंने बाइंड करवाया है, और व्यू मॉडल जिसकी टाइप मेन व्यू मॉडल है वो बाइंड करवाया हुआ है। तो ईमेल और यूज़र नेम इन दोनों के ऊपर भी जो है वो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बाइंड करवाऊँगा जो हमारे पास व्यू मॉडल से यूज़र है उसको। और सेम चीज़ हमने करनी है जो नीचे हमारे पास रेडियो ग्रुप है और स्पिनर है। रेडियो ग्रुप और जो स्पिनर है इनके ऊपर जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो ऑटोमेटिकली काम तो करती है, लेकिन उसके लिए हमें कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको मज़ीद बतानी है, उसके बाद हम अपना इस वीडियो का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक इंट्रीज का टैग यूज़ किया हुआ है और ये अरेज की वैल्यू से मुझे सिटीज़ की अरे मिल रही है। अगर मैं इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज़ और यहाँ पे एक फाइल होती है arrays.xml, वहाँ से हमारे पास जो अरे है वो आ रही है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अरे जो है वो पॉपुलेट होकर यूआई के ऊपर शो होगी। लेकिन मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे इनकी जो तरतीब या आर्डर है वो वही होना चाहिए जो आपने enum utils की जो क्लास है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। लाइक सपोज करें यूज़र यहाँ से अगर सेकंड एलिमेंट सेलेक्ट करेगा तो वो कराची है, तो यहाँ पे भी वो सेकंड एलिमेंट कराची ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इंडेक्स मिलेगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो आप अगर यहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो अगर कराची की जगह इस्लामाबाद होगा तो यूआई के ऊपर आप कराची सेलेक्ट करेंगे लेकिन इंटरनली वेरिएबल के अंदर इस्लामाबाद स्टोर होगा। तो मेक श्योर कर लें कि ये आर्डर जो है वो दोनों का सेम हो। तो अब हम अपना जो इस वीडियो का काम है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन रन करके बता देता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर हम डेटा बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ नहीं करते तो हम कैसे जो है वो वैल्यूज़ को गेट करेंगे यूज़र से। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने व्यू मॉडल से जो है वो यहाँ पे सेट की हुई हैं वही हमें यहाँ पे यूआई के ऊपर शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे कोई ईमेल टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई यूज़र नेम टाइप कर लेते हैं और फिर यहाँ पे से जेंडर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जो है वो सिटी सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डन के ऊपर तो आपने देखा जो अपडेट्स हैं वो मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू उसके ऊपर मिलेंगी। अब जैसे ही आपको एक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं लाइक सिर्फ यूज़र नेम और डन करेंगे तो वो आपको अपडेट होकर मिल जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि हम डेटा कैसे गेट कर रहे हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अपने इस डन बटन के ऊपर तो हमारा मेन एक्टिविटी का ये वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। तो हम पहले नंबर पे जो बाइंडिंग से एडिट टेक्स्ट ईमेल है उससे ईमेल को गेट कर रहे हैं, फिर यूज़र नेम को गेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर। तो वो चूँकि रेडियो बटन है, रेडियो ग्रुप है, तो आपको पता होगा एक रेडियो ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन आते हैं आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए रेडियो बटन जो है वो सिंगल सिलेक्शन के या सिंगल चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सिलेक्शंस हैं तो फिर आप चेक बॉक्सेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो रेडियो ग्रुप है उसका जो चेक्ड रेडियो बटन आईडी है, तो इससे मुझे वो वाला रेडियो बटन जो चेक्ड होगा या सिलेक्टेड होगा उसकी आईडी मिलेगी। तो मैं चेक करूँगा अगर वो मेल होगी तो मैं जेंडर मेल सेट कर दूंगा, अदरवाइज़ वो चूँकि ऑटोमेटिकली फ़ीमेल ही होगी तो मैं फ़ीमेल सेट कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा सिटी मैंने सेलेक्ट करना है। तो पहले तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्रिएट किया है सिलेक्टेड सिटी और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो साइन की है। तो अब नेक्स्ट जो मैंने ये किया कि जो मेरी सिटीज़ की इनूमरेशन थी मैंने उसको कन्वर्ट किया है अरे के अंदर। किस तरीके से जो वैल्यूज़ का फोल्डर है ये आप देख सकते हैं हमें एक अरे रिटर्न करता है सिटी टाइप की। तो यहाँ पे पहला जो सिटी होगा इसके अंदर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो वो आएगी लाहौर की। तो मैं यहाँ पे जो है वो मेन ये चेक करूँगा कि जो स्पिनर सिटी है उसके ऊपर जो सिलेक्टेड आइटम की पोजीशन है क्या वो इस सिटी डॉट ऑर्डिनल के साथ मैच करती है। अगर आप सिर्फ सिटी करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी लाहौर। अगर आप ऑर्डिनल करेंगे तो आपको लाहौर के जो इंटरनल पोजीशन है जो कि 0 है वो मिलेगी। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने वो भी 0 1 2 3 है और यहाँ पे भी 0 1 2 3 है। तो सपोज करें यूज़र यहाँ से सेलेक्ट करता है कराची, तो कराची की जो यूआई के ऊपर पोजीशन है वो भी 1 होगी और यहाँ पे भी जो ऑर्डिनल है वो भी 1 होगा। तो मुझे पता चल जाएगा जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो कराची है, तो मैं सिलेक्टेड सिटी को जो है वो ये वाली जो वैल्यू है वो असाइन कर दूंगा। फिर मैंने सिंपली व्यू मॉडल के अंदर जो यूज़र है उसको अपडेटेड वैल्यूज असाइन की हैं, व्यू मॉडल को दोबारा बाइंड करवाया और टोस्ट के ऊपर जो व्यू मॉडल डॉट यूज़र नेम है वो टोस्ट को करवा दिया। अगर आप क्लिक करेंगे दोबारा तो आप देख सकते हैं कि जो हमें टोस्ट है वो भी शो हो रहा है। तो ये तो है कि विदाउट टू वे डेटा बाइंडिंग हम किस तरीके से काम करते हैं। आल्दो हमें दोबारा अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर वैल्यू सेट नहीं करनी पड़ी, वो व्यू मॉडल को जैसे हमने दोबारा बाइंड करवाया
तो वो काम उसने कर दिया, लेकिन स्टिल डेटा हमें खुद गेट करना पड़ रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि हम पहले जो है वो अपने इन व्यूज़ के ऊपर 2 वे डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट करेंगे, फिर अपने मॉडल को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जर्वेबल के अंदर। तो मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे अब मैंने 2 वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं हिंट टाइप कर रहा हूँ, इसके नीचे मैं जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसको यूज़ कर लूँगा। जो डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो आएगा। तो अब पहले तो मैं सिंपल यूज़ करता हूँ व्यू मॉडल डॉट यूज़र डॉट ईमेल। अगर तो मैं सिर्फ इतना करूँगा तो अगेन ये आपको पता होगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, कि ये 1 वे बाइंडिंग है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इक्वल साइन टाइप कर दूंगा ताकि ये 2 वे बाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसी लाइन को कॉपी कर लें, इसी एट्रीब्यूट को कॉपी कर लें। यही काम अब हमने यहाँ पे करना है। जो एडिट टेक्स्ट है दूसरा हमारे पास यूज़र नेम के लिए, तो यहाँ पे अगेन मैं यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे बाइंड करवाऊँगा। अब चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इंटरनली कैसे काम होता है, अब ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिट टेक्स्ट की, इसके लिए इंटरनली जो है वो डेटा बाइंडिंग ने 2 वे डेटा बाइंडिंग, और जो इसके लिए जो लिसनर्स वगैरह होंगे या जो कुछ भी इसके लिए इंटरनल काम होता है वो सारे का सारा एंड्रॉयड टीम ने खुद इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये इंटरनली कैसे काम हो रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारे पास यहाँ पे रेडियो ग्रुप है उसके ऊपर। अब रेडियो ग्रुप के ऊपर हमें जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है चेक्ड बटन की, और इसको आपने वो वाली उस बटन की आईडी पास करनी है जो चेक्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियो बटन मेल पास करूँगा तो आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं रेडियो बटन फीमेल पास करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बाइंडिंग एक्सप्रेशन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं व्यू मॉडल डॉट यूज़र डॉट जेंडर, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो कौन सी है, वो जेंडर है। लेकिन यहाँ पे आपने आईडी पास करनी है। अगर आप अगेन करते हैं जेंडर डॉट ऑर्डिनल, तो वहाँ ऑर्डिनल तो आपको इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे इंटीजर आपने पास करना है वो ये पास करना है। यहाँ तो रेडियो मेल होगा, रेडियो बटन मेल या रेडियो बटन फीमेल, जो कि आईडी होगी। यहाँ पे आप अरे का इंडेक्स आप कह सकते हैं वो पास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने यहाँ पे जो है वो अपने जो यूज़र क्लास है, यहाँ पे आपने जेंडर की बजाय जो सिलेक्टेड रेडियो बटन होगा उसकी आईडी, यानी कि आपको पता है मैंने वही सेव करनी है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, क्योंकि आईडीज़ चेंज हो सकती हैं जैसे ही हमारी स्क्रीन रोटेट होगी, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर दोबारा रिक्रिएट होगी। तो ये जो इनूमरेशन की अप्रोच है यही हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। यही हम जो है वो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे 2 वे डेटा बाइंडिंग के साथ हमने यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेप है स्पिनर का, इसके ऊपर आते हैं। तो स्पिनर के ऊपर भी हमें जो है वो एक एट्रीब्यूट मिलता है एंड्रॉयड कॉलन सिलेक्टेड आइटम पोजीशन। ये में भी आपको ऑटो कंप्लीशन में ना मिले, लेकिन जैसे ही आप जो है वो जाएंगे बाइंडिंग एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स आएंगी, तो जैसे ही आप बाइंडिंग एक्सप्रेशन टाइप करेंगे तो फिर आपको ये कमांड या कंट्रोल क्लिक से ये मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अडाप्टर व्यू बाइंडिंग अडाप्टर क्लास से हमें मिल रहा है। ये जो हमारे पास सेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन, ये इंटरनली इस मेथड को यूज़ करता है, आपको ये तो पता होगा, सेटर है हमारे पास। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये डेटा बाइंडिंग अडाप्टर से हमें इंटरनली मिलता है, और इसको भी आप बेसिकली जो है वो वाली आईडी पास करते हैं जो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होता है। लेकिन अगेन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू मॉडल डॉट यूज़र डॉट सिटी, तो अगेन मैं जो है वो यहाँ पे जो सिलेक्टेड सिटी है वो पास कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम की पोजीशन मैंने सेट करनी है। तो इसके लिए अगेन हम कन्वर्टर्स को यूज़ करेंगे। तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा गौर किया और आपने समझा मेरी पिछली जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डिनल पास करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। कैसे? जो सिलेक्टेड आइटम की पोजीशन है वो भी 0 1 2 3 होगी, एक्चुअली इंडेक्स ही होगा, और जो इनोमिरेशन के अंदर हमारे पास सिटीज़ हैं ये भी 0 1 2 3 हैं, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमने परफॉर्म करनी है 2 वे डेटा बाइंडिंग। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को 1 वे डेटा बाइंडिंग से 2 वे डेटा बाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। एरर इसलिए मिलेगा कि आप देख सकते हैं द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इन्वर्टेड, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन 2 वे डेटा बाइंडिंग। और ये जो एरर है ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सिंपली ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ऑर्डिनल गेट तो कर सकते हैं, इंटीजर पोजीशन गेट तो कर सकते हैं किसी भी न्यूमरेशन के वैल्यू की, लेकिन वो सेट नहीं कर सकते। या आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फाइनल है, इसलिए ये हम अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो एट्रीब्यूट है इसको भी मैं यहाँ से जो है वो डिलीट कर दूंगा। इसको भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर देखेंगे। अलबत्ता अगर मैं अनडू करूँ और इसको यूज़ करूँ 1 वे बाइंडिंग के तौर के ऊपर, तो वो मैं काम जो है वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। दूसरी जो चीज़ है उसके बाद हम जो है वो इसको रन करते हैं कि अगर मैं आता हूँ रेडियो ग्रुप के ऊपर,
तो यहाँ पे जो चेक्ड बटन है, यहाँ पे हमने क्या पास करना है, आईडी। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गेन बाइंडिंग एक्सप्रेशन टाइप करें और यहाँ पे टर्नरी को आप, या टर्नरी ऑपरेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप चेक करेंगे व्यू मॉडल डॉट यूज़र डॉट जेंडर, इसको आप चेक कर लेंगे जेंडर जो डॉट मेल, तो मुझे पहले जेंडर क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये इंपोर्ट जेंडर क्लास है हमारे पास, क्लास इनुमरेशन भी क्लास टाइप ही होती है, तो जेंडर मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी हुई है। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, कोड व्यू के ऊपर आता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे अगर कर लेता हूँ जेंडर डॉट मेल, तो अब मैं यहाँ पे जो आईडी है वो यूज़ कर सकता हूँ, रेडियो बटन अंडरस्कोर मेल। अदरवाइज़ जो मेरे पास अगेन आईडी आएगी, यहाँ पे आईडी रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन अंडरस्कोर फीमेल, सॉरी। तो अगेन इसको हम 1 में बाइंडिंग के तौर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो यूज़र का जेंडर है क्या वो मेल है। अगर तो वो मेल है तो हम जो आईडी सिलेक्टेड या चेक बटन होगा उसकी आईडी मेल सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो फीमेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेन जो इस वीडियो में भी हमारा काम था वो ये था कि हमने इन एडिट टेक्स्ट के ऊपर 2 वे बाइंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन जो सेकंड और अगेन जो मेन काम है वो हमारे पास है कि कैसे हमने अपने मॉडल को ऑब्जर्वेबल बनाना है। तो ये पहला स्टेप था 2 वे डेटा बाइंडिंग का, और सेकंड स्टेप है कि ऑब्जर्वेबल कैसे बनाना है, तो उसको भी अभी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है वो अपने इन चेंजेस को रन करके देखेंगे। तो उससे पहले मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर, और अब चूंकि हमने 2 वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ किया है तो जो ईमेल और यूज़र नेम है इसको मुझे खुद गेट करने की अब ज़रूरत नहीं, ये कोड यहाँ से कमेंट हो जाएगा। और अगेन मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सिर्फ डेमो एप्लीकेशन है, लर्निंग पर्पसेस के लिए, मैंने कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाई। प्रोडक्शन एप्लीकेशन जब आप डेवलप करेंगे तो आपको पता है कि आप वैलिडेशन लगाएंगे। और अगेन वीडियो के शुरू में भी मैंने ऐड कर दिया था स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का कोड, इस वीडियो वाला कोड, ये सारा आपको गिटहब के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो अब हम जो ईमेल और यूज़र नेम है इसको खुद यहाँ पे गेट नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो ईमेल और यूज़र नेम है इसको मुझे सेट करने की खुद ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जेंडर और सिलेक्टेड सिटीज़ को हम गेट करेंगे, व्यू मॉडल सेट करेंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। तो मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, जो व्यू मॉडल के अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, इसके अंदर जो मैंने सिटी सेलेक्ट किया हुआ है वो कराची है और जो जेंडर है वो मेल है। तो अब देखेंगे कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ है उनके अंदर सिटी हमारे सेलेक्ट होंगे। तो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी टच नहीं किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमें मिल रही है और आउटपुट के ऊपर भी। और जो आप देखें जो मेरे पास रेडियो बटन और जो स्पिनर है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ से पास की थी वो सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट मेरा जो काम है वो ईमेल और यूज़र नेम को टेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अली की जो ईमेल है इसको मैं यहाँ से अली से चेंज कर देता हूँ 1 2 3 के ऊपर, और यूज़र नेम को 4 5 के ऊपर चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये काम किया तो ऑटोमेटिकली मॉडल हमारा अपडेट हो चुका हुआ है। इस यूज़र के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ईमेल और यूज़र नेम की वो अपडेट हो चुकी हुई हैं, लेकिन चूंकि ये यूज़र ऑब्जर्वेबल नहीं है तो इसलिए यूआई हमारी अपडेट नहीं हुई। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डन के ऊपर तो आपने देखा यूज़र नेम और ईमेल अपडेट हो चुकी हुई है। और आप इसलिए मेक श्योर कर सकते हैं कि ये 2 वे डेटा माइनिंग ने किया है कि हमने यहाँ पे खुद जो वैल्यूज़ ना ही गेट की हैं यूआई से और ना ही यहाँ पे उनको सेट किया है व्यू मॉडल के अंदर जो यूज़र है उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग ने परफॉर्म की हैं। तो ये है हमारे पास किस तरीके से हम 2 वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं। अब अगर यहाँ पे अगेन आप फीमेल कर देते हैं, यहाँ पे जेंडर को या रावलपिंडी सेलेक्ट करते हैं और अगेन अपडेट करेंगे तो वो आपको जो वैल्यूज़ है वो मिलेंगी। और अगर आप यहाँ से सेट करते हैं, मैंने कराची पहले सेंड किया है, आप रावलपिंडी यहाँ पे सेंड करें और यहाँ पे फीमेल कर दें। अली ऑफ कोर्स मेल ही है लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए फीमेल कर रहा हूँ। तो आपने देखा जैसे ही एप्लीकेशन रन हुई तो जो डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन और स्पिनर की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल रही है। तो ये था किस तरीके से हमने जो है वो 2 वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करनी है। और अब हम इस वीडियो का जो सेकंड टास्क है वो करेंगे कि अपने मॉडल को, यूज़र मॉडल को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जर्वेबल के अंदर, ताकि वो जैसे ही अपडेट हो तो हमें यूआई से अपडेट्स मिलें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ जो मुझे बादर कर रही है, मे भी आप लोगों को डाउट हो। अगर मैं अगेन एक्टिविटी मेन लेआउट के ऊपर जाता हूँ और नीचे जाता हूँ जहाँ पर मैंने अपने रेडियो ग्रुप के ऊपर ये वाला जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है, आप मैं भी सोच रही हूँ कि क्या हम इसको 2 वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल साइन टाइप करेंगे तो ये 2 वे डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन है और आपको यहाँ पे जो है वो एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डेटा बाइंडिंग खुद जो यहाँ पे वैल्यूएट नहीं कर पा रही कि क्या ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इट इज़ वैलिड फॉर 2 वे डेटा बाइंडिंग और नॉट। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे या रीबिल्ड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको जो है कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर मिल जाएगा और एरर बहुत जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही एरर जो हमें नॉर्मल किसी भी सिंपल जो एक्सप्रेशन होता है उसके लिए ऑटोमेटिकली मिल जाता है
कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन टू वे डेटा बाइंडिंग। तो इसलिए जो है वो हमें यहाँ पे कन्वर्टर जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। अगेन इसको रिमूव करता हूँ और इसको जो है वो वन वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं जो है वो जाऊँगा अपनी जो मॉडल क्लास है यूज़र उसके ऊपर। अब मैंने ये करना है कि इसको मैंने कन्वर्ट करना है ऑब्जर्वेबल के अंदर, ऑब्जर्वेबल मॉडल बनाना है। तो ये भी हमारा लास्ट 2 वीडियोज़ वाला काम है। पहले नंबर पे एक्सटेंड करेंगे बेस ऑब्जर्वेबल क्लास से और यहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आ जाएगा। अब इंटरनली लिसनर रजिस्टर करना बाकी सारा काम हो जाएगा। हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहले नंबर पे जो पब्लिक गेटर होगा उसके ऊपर बाइंडेबल एनोटेशन आएगी। सेकंड ये होगा कि इसका जो सेटर है उसके ऊपर जैसे ही हम वैल्यू सेट करेंगे फील्ड इक्वल्स वैल्यू, तो उसके बाद हमने यहाँ पे करना है नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज br.email। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। br को मैं पहले यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करूँगा br और उसके ऊपर जो ईमेल है वो आएगी। अब ईमेल मेरे पास ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुई तो मैं बिल्ड और रीबिल्ड कर लेता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ ईमेल के ऊपर जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके समझाता हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट समझाना है वो ये कि डिफरेंस क्या है नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज का और यहाँ पे हमें एक दूसरा मेथड मिलता है नोटिफाई चेंज का। तो ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों में इतना डिफरेंस है। अगर आप ये वाला मेथड कॉल करेंगे तो ये सिर्फ ईमेल के लिए डेटा बाइंडिंग को नोटिफिकेशन देता है कि सिर्फ ईमेल अपडेट हुई है। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं नोटिफाई चेंज का तो ये डेटा बाइंडिंग को ये मैसेज देगा कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका हुआ है। तो अब हमारा जो ईमेल की प्रॉपर्टी है, जो ईमेल का एडिट टेक्स्ट है वो टू वे बाइंडिंग को भी यूज़ कर रहा है और हमारा जो ईमेल प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्वेबल भी है। तो इट मीन्स कि जैसे ही हम ईमेल को अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली यूआई अपडेट होना चाहिए। और अगर ईमेल की जगह मैं फॉर एग्जांपल एंड पे कोई भी वैल्यू अपेंड करता हूँ और डन बटन को मैंने क्लिक नहीं किया तो आपने देखा जो यूआई है वो अपडेट नहीं हुआ। अगर आप डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेटेड ईमेल मिल जाएगी। इट मीन्स के टू वे डेटा बाइंडिंग अपना काम कर रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल है हमारे पास ईमेल की जो प्रॉपर्टी है वो काम नहीं कर रही। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं जाता हूँ मेन लेआउट के ऊपर तो आप अगर नोट करें तो हम यहाँ पे जो चीज़ हमने बाइंड करवाई है वो व्यू मॉडल बाइंड करवाया है, हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं करवाया। तो व्यू मॉडल के अंदर जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो भी अपडेट नहीं हुआ, बल्कि व्यू मॉडल के अंदर यूज़र के अंदर जो उसकी एक प्रॉपर्टी है वो अपडेट हुई है। तो अगर आप यूज़र को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो और आप डेटा बाइंडिंग को बताते हैं कि एक प्रॉपर्टी अपडेट हुई है तो वो उसको तो अपडेट कर लेगी। लेकिन अगर आप एक लेवल ऊपर जाएंगे, व्यू मॉडल है उसके अंदर यूज़र है फिर उसके अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टी है, तो वो सिंगल प्रॉपर्टी अपडेट हुई है। तो वो इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे है, यहाँ तक यूज़र को पता चल चुका हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी अपडेट हुई है, लेकिन हमने डायरेक्टली यूज़र को तो यूज़ नहीं किया। हमने जो ऑब्जेक्ट बाइंड करवाया है वो व्यू मॉडल बाइंड करवाया है, तो व्यू मॉडल को ये पता नहीं चलेगा कि यूज़र अपडेट हुआ है। तो इसलिए इस केस के अंदर हम ये करेंगे कि यहाँ पे नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज की बजाय यूज़ कर लेंगे नोटिफाई चेंज को। और ये कोई बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। जो टेक्निकल चीज़ है वो मैंने बता दी है। नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज सिर्फ ईमेल के लिए नोटिफिकेशन जनरेट करेगी और यहाँ पे नोटिफाई चेंज पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। टेक्निकली तो डिफरेंस है, लेकिन ये है कि कोई परफॉर्मेंस वाइज कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक को यूज़ करें और दूसरे को यूज़ ना करें। तो यही काम अब जो है वो मैंने करना है। बाइंडेबल एनोटेशन आएगी, पहले बल्कि गेटर को सेलेक्ट करूंगा, बाइंडेबल एनोटेशन आएगी यूज़र नेम के लिए और यही जो सेटर है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा। तो अब हमारे पास जो यूज़र नेम और जो ईमेल है वो ऑब्जर्वेबल भी है हमारे पास और टू वे डेटा बाइंडिंग को भी यूज़ कर रही है। तो अगेन अगर लास्ट टाइम के लिए एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही यूज़र नेम हम न्यू टाइप करेंगे वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा। सेम चीज़ होगी ईमेल के लिए, हमें डन बटन को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि जो व्यू मॉडल है उसको रीबाइंड नहीं करवाना पड़ेगा। टेक्निकली उसको जेंडर और सिटी के लिए तो रीबाइंड करवाना पड़ेगा, लेकिन ईमेल और यूज़र नेम के लिए हमें रीबाइंड नहीं करवाना पड़ेगा। मैं अगर ईमेल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से टाइप कर देता हूँ 123 1 ही मैंने सिर्फ टाइप किया है। अब जैसे मैं नीचे यहाँ आपने नोट किया मैंने डन बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो वो अली और 1 ऑटोमेटिकली आ चुका हुआ है। अगर मैं यूज़र नेम 123 यहाँ पे 4 5 6 या कुछ भी आप वैल्यू टाइप कर दें तो वो फ़ौरन वो मॉडल के अंदर भी हमारे पास ईमेल और यूज़र नेम अपडेट हो चुका हुआ है और ऑब्जर्वेबल होने की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली यूआई के ऊपर भी हमें अपडेट्स जो हैं वो शो करवा रही हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो कस्टम ऑब्जर्वेबल मॉडल होता है उसको यूज़ करते हैं विद द टू वे डेटा बाइंडिंग। तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपको समझानी थी कि किस तरीके से ये काम हम करते हैं। अगेन एक चीज़ जो ऑब्जर्वेबल होने की है टेक्निकल वो बता देता हूँ कि अगर मैं अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो ऑब्जर्वेबल बना देता हूँ बाइंडेबल और यहाँ पे जो सेटर है वो पेस्ट कर दें और यहाँ पे अगेन बाइंडेबल एनोटेशन और यहाँ पे जो सेटर है वो पेस्ट कर दें।
रीफैक्टर कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ इस कोड को। अब अगर मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, तो सिर्फ इतना जो कोड है ये जेंडर को भी और ये वाला जो कोड है जेंडर और सिटी दोनों को अपडेट कर देगा। तो व्यू मॉडल को रीबाइंड करवाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली मॉडल जो है वो ऑब्जर्वेबल है, तो वो यूआई के ऊपर अपडेट हो जाएगा। तो मैं दोबारा लास्ट टाइम के लिए, अगेन लास्ट टाइम कह रहा हूँ, एप्लीकेशन रन करता हूँ। इसके बाद मैंने एक टेक्निकल चीज़ आपको बतानी है कि हमारे पास जो इन्फिनिट लूप होता है उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम कैसे जो है वो आप टैकल कर सकते हैं। तो उसके बाद वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब जैसे ही मैं चेंज करूँगा फीमेल से मेल के ऊपर, और जैसे ही मैंने डन करना है, तो आपने देखा डन बटन इसलिए मैंने कॉल किया है कि ये मेल या फीमेल जो रेडियो बटन है इसके ऊपर 2 वे डेटा बाइंडिंग नहीं है। तो मैंने अपडेटेड वैल्यू गेट किया और वो सेट भी किया है जो सिटी है उसके ऊपर, लेकिन व्यू मॉडल दोबारा बाइंड नहीं करवाया, लेकिन ऑब्जर्वेबल होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। और यहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद कर लें और डन करें तो वो फ़ौरन अपडेट होकर आपको मिल जाएगा। और जो यूज़र नेम है उनके ऊपर तो विदाउट डन बटन बाय डिफ़ॉल्ट 2 वे डेटा बाइंडिंग जो है वो काम कर रही है, और वो ऑब्जर्वेबल भी है, तो वो यूआई को भी अपडेट कर रहा है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है वो कस्टम ऑब्जर्वेबल्स को 2 वे डेटा बाइंडिंग के साथ यूज़ करते हैं। तो आप वीडियो एंड करने से पहले जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जब हम 2 वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द कस्टम ऑब्जेक्ट्स या बाइंडिंग अडाप्टर, तो हमें एक जो इन्फिनिट लूप है उसकी भी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को जो है वो स्टॉप करता हूँ। अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू जो है वो क्लास क्रिएट कर लेता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मॉडल पैकेज के अंदर सपोज करें बाइंडिंग अडाप्टर्स, ये मेरे पास क्लास होगी, इसको गिटहब के अंदर ऐड कर दूंगा। सॉरी, बल्कि ये क्लास नहीं होगी, मैंने फाइल क्रिएट करनी है क्योंकि मैंने इसके अंदर अडाप्टर क्रिएट करना है। तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे बाइंडिंग अडाप्टर कह दूंगा, और ये सपोज करें मैं जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके लिए जो है वो मैं कस्टम अपना कोई सेटअप जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट टेक्स्ट फॉर ईमेल, या किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, सिर्फ सेट टेक्स्ट भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पे हमें एडिट टेक्स्ट मिलेगा और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी स्ट्रिंग के अंदर जो हमने जो है वो सेट करनी है। तो अगर आपने मेरी कस्टम बाइंडिंग या बाइंडिंग अडाप्टर वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये बाइंडिंग अडाप्टर ये वाला जो है ये हमारे पास ये करेगा कि जैसे ही हम किसी भी एडिट टेक्स्ट के इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर टेक्स्ट सेट करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटर की बजाय ये वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँगा व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, काम वही मैंने करना है जो इंटरनली हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पास कर दूंगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको समझानी है वो टेक्निकल है। अब मैं यहाँ पे जो है वो मैं एक लॉग कैट की विंडो भी दे दूंगा, कॉल्ड फॉर, यहाँ पे सपोज करें कह लें वैल्यू, और ये जो टैग है इसको मैं अपनी कस्टम वैल्यू जो है वो दे देता हूँ। तो अब सिर्फ इतना काम मैंने किया, बाकी मैंने कोड के अंदर कोई चेंज नहीं किया, और मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यूआई के ऊपर हमारे पास कोई भी जो चेंज है वो नहीं होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन एक हमारे पास टेक्निकल, या आप कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक चीज़ हो रही होगी, वो मैंने आपको समझानी है। उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और लॉग कैट से जो डिवाइस की स्क्रीन है वो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, वो मैंने आपको समझानी है। उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये आपने अब गौर से समझना है, ईमेल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो मेरा कर्सर आगे आ ही नहीं रहा, वो शुरू पे रुका हुआ है। और अगर मैं टाइप करना चाहूँ तब देखेंगे मेरा जो कीबोर्ड है वो हैंग हो चुका हुआ है कम्प्लीटली, मैं कोई कुछ वैल्यू टाइप भी नहीं कर पा रहा। और अगर मैं एप्लीकेशन को डिलीट भी करता हूँ रीसेंट मेन्यू से तो स्टिल जो मेरे पास है कीबोर्ड है वो हैंग है, यानी कि ये मेरी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ऑल द एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं हुई और कोई और भी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया। तो ये अब मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं लॉगकैट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जो है वो एंड्रॉयड रन टाइम की बजाय जो मैंने टैग सेट किया था वो यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो मेरी चूँकि अब ये एप्लीकेशन मुझे दोबारा रन करनी पड़ेगी, और अब आप जो है वो देखेंगे कि क्या हमारे पास जो चेंजेस हैं वो होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट टेक्स्ट का मेथड है जो हमने क्रिएट किया है, ये एक ही जो ईमेल की वैल्यू और जो यूज़र नेम की वैल्यू है वो बार बार सेट करवा रहा है। तो इसलिए एक इन्फिनिट लूप है जो वो हमारे पास चल रहा है, और इस वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही है। अगेन एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं हुई, उसने कोई एरर भी रिपोर्ट नहीं किया, ना ही कंपाइल टाइम के ऊपर ना ही रन टाइम के ऊपर, लेकिन मेरी डिवाइस के ऊपर इसने थोड़ा सा हैंग किया। मैं भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो मैंने तो बार बार वैल्यू सेट करवाई है ना ऑटोमेटिकली, में भी आप हर 10 मिनट बाद वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो आपके लिए इसको फिगर आउट करना या डिबग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई एरर ही नहीं आपके सामने आएगा, लेकिन इंटरनली आपकी बैटरी है जो डिवाइस की वो ड्रेन होती रहेगी, क्योंकि इन्फिनिट लूप सीपीयू के ऊपर जो है वो चलता रहेगा। इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न समझने के लिए अगर मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करूँ कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम यूआई के साथ अपना मॉडल या कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट
मॉडल कह लें उसको, वो बाइंड करवाते हैं। तो जो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं वो ये होते हैं, मॉडल डॉट गेट व्यू डॉट सेट, ये वन वे बाइंडिंग है। टू वे बाइंडिंग इससे आगे जाती है, उसके अंदर ये होता है मॉडल डॉट गेट व्यू डॉट सेट। फिर व्यू के ऊपर हम किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर एक लिसनर अटैच करते हैं, लाइक एडिट टेक्स्ट के ऊपर जो है वो टेक्स्ट चेंज लिसनर हमारे पास अटैच होगा। वो हमारे पास जो है वो उस एट्रीब्यूट के साथ एट्रीब्यूट चेंज डॉट ऑन चेंज जो डेटा बाइंडिंग का इंटरनली मेथड है वो कॉल करेगा। वो अगेन डेटा बाइंडिंग को बताएगा कि व्यू से वैल्यूज गेट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट करो, तो व्यू डॉट गेट और ऑब्जेक्ट डॉट सेट होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हमने ये किया है कि चूंकि हमारा मॉडल ऑब्जर्वेबल है, तो जैसे ही डेटा बाइंडिंग को पता चलता है कि व्यू अपडेट हो चुका हुआ, डेटा बाइंडिंग व्यू डॉट गेट और मॉडल डॉट सेट करती है। तो मॉडल डॉट सेट का मतलब ये है कि ईमेल जो है वो उसका सेटर कॉल हुआ, ईमेल का सेटर कॉल हुआ, हमने डेटा बाइंडिंग को नोटिफिकेशन दिया कि ईमेल या ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो चुका हुआ है। तो डेटा बाइंडिंग ने अब अगेन जो है वो यूआई के ऊपर इन वैल्यूज को अपडेट करना है, तो वो अगेन करेगी मॉडल डॉट गेट व्यू डॉट सेट। तो ये हमारे मेन स्टेप्स हैं जो टू वे डेटा बाइंडिंग विद द कस्टम ऑब्जर्वेबल जो है वो परफॉर्म करती है। लेकिन इन्फिनिट लूप इसलिए है कि जैसे ही हमने डेटा बाइंडिंग को बताया कि ईमेल अपडेट हो चुकी हुई है, तो डेटा बाइंडिंग ने जो है वो ईमेल व्यू मॉडल डॉट गेट यानी कि ईमेल को गेट किया और व्यू डॉट सेट ईमेल को व्यू के ऊपर सेट किया। तो व्यू के ऊपर उसने ईमेल को सेट करने के लिए हमारा ये वाला मेथड कॉल किया। अब जैसे ही व्यू के ऊपर ईमेल सेट हुई, तो दोबारा जो हमारा लिसनर था टेक्स्ट चेंज लिसनर, उसने दोबारा डेटा बाइंडिंग को बताया कि न्यू वैल्यू सेट हो चुकी हुई है। उसको ये तो नहीं पता कि क्या जो वैल्यू पहले थी और जो दोबारा सेट हुई है वो सेम है, वो तो सिर्फ चेंजेस को देखता है कि न्यू वैल्यू सेट हुई है। दोबारा डेटा बाइंडिंग ने जो है वो व्यू डॉट गेट मॉडल डॉट सेट किया, मॉडल डॉट सेट की वजह से दोबारा इस जो नोटिफाई चेंज की वजह से मॉडल डॉट गेट व्यू डॉट सेट को कॉल किया गया। और जैसे व्यू डॉट सेट को कॉल किया गया, तो इस मेथड ने दोबारा जो है वो न्यू वैल्यू सेट करवाई टेक्स्ट इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही नई वैल्यू जो है वो सेट की गई, तो दोबारा वही लूप हमारे पास शुरू हो गया। अब हमें इस लूप को ब्रेक करना है, तो इसका एक सिंपल ट्रिक है। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे आए इस मॉडल क्लास के अंदर, और वैल्यू सेट करवाने से पहले आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो चेक कर लें जो वैल्यू है, इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ईमेल, पैरेंथेसिस आ जाएंगी और ये वाला जो कोड है इसको आप जो है वो यहाँ पे ले जाएं। तो अब इसकी वजह से ये होगा कि डेटा बाइंडिंग अगर पहली जो हमारे पास टेक्स्ट था वो सपोज करें एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट था ए, तो वो बार बार ए को अपडेट नहीं करेगी। पहली दफ़ा तो ए जाएगा, लेकिन वो जब दोबारा अपडेट करना चाहेगी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ईमेल की प्रीवियस और करंट वैल्यू सेम है। अगर वो सेम है तो हमें यूआई को या न्यू वैल्यू साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यूआई को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो या तो आप अपने इस मॉडल क्लास के अंदर ये वाला जो स्टेप है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने इस अडाप्टर के अंदर भी ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आप चेक करें इफ़ जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है इज़ नॉट इक्वल टू व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और अगर ये केस नहीं है तो फिर आप यहाँ पे व्यू को अपडेट करें। तो ये दोनों हमारे पास काम करेंगे। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने में एक टेक्निकल डिफरेंस है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सपोज करें यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको कमेंट करता हूँ, शिफ्ट टैब से इसको तो वापस ले जाता हूँ। तो मैं ये जो चेक है वो यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ ईमेल के लिए भी, और यहाँ से इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे जो है वो चेक करें यूज़र नेम के लिए। तो अब अगर आप दोबारा एप्लीकेशन रन करेंगे तो आप देखेंगे लॉगकैट के ऊपर भी कोई इन्फिनिट लूप नहीं लगेगा, और एप्लीकेशन भी ठीक तरीके से काम करेगी। आपने देखा सिर्फ 2 दफ़ा ईमेल और जो यूज़र नेम है उसके लिए हमारा सेट टेक्स्ट मेथड कॉल हुआ है, अडाप्टर हमारा और यूआई हमारा नॉर्मल जो है वो काम कर रही है। अगर मैं अली को अपडेट करता हूँ 4 और फिर दोबारा टाइप करता हूँ 5, तो वो भी अपडेट हो रहा है। लेकिन मैं भी आपने नोट किया या नहीं नोट किया, वो रीज़न ये है जो टेक्निकल चीज़ है कि जैसे ही मैं 6 टाइप करूंगा या कोई भी न्यू वैल्यू टाइप करूंगा, तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली स्टार्ट के ऊपर चला जाएगा। 6 मैंने टाइप किया, आपने देखा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईमेल के ऊपर भी यही चीज़ है, जैसे ही हम कोई न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे, आल्दो हमारा जो सेटर या अडाप्टर है वो एक ही दफ़ा कॉल हो रहा है, बार बार लूप के अंदर कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू सेम है, लेकिन वो शुरू के ऊपर कर्सर जा रहा है। तो ये डेटा बाइंडिंग का एक हमारे पास प्रॉब्लम है। आप अगर इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं और अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो अगेन आप यहाँ पे जो अडाप्टर है इसके अंदर इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करें अगर मैं अब इस लाइन को अनकमिट कर देता हूँ और इसको जो है वो इफ स्टेटमेंट के नीचे ले आता हूँ, तो अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँगा, तो अब जैसे ही पहली दफ़ा भी वैल्यू सेट होगी तो ये चेक परफॉर्म किया जाएगा। दूसरी दफ़ा जैसे वैल्यू सेट होगी तो अगेन चेक परफॉर्म किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेटर है वो भी सिर्फ 2 दफ़े कॉल किया गया। और अब अगर मैं अली के आगे कुछ भी वैल्यू टाइप करता हूँ तो वो अपडेट भी हो रही है, लेकिन आपने देखा वो कर्सर हमारा आगे यहाँ पे मौजूद है, पीछे नहीं गया, और यहाँ पे उनके लिए सेटर जो है वो कॉल किए गए हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से जो इन्फिनिट लूप है उसको भी हमने ब्रेक करना है। अगेन
हमारे केस के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ये अडाप्टर है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है परफॉर्म करने इसको क्रिएट करने या डिफ़ाइन करने की, यूज़ करने की। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने बताया कि अगर आप अपना कोई अडाप्टर यूज़ करते हैं या कोई सिनेरियो होता है आपके पास, तो उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो आपकी किसी बटन या किसी यूज़र एक्शन के अगेंस्ट होगी, तो फिर बहुत कम चांस हैं कि आप जो है वो इस चीज़ को आपके पास इन्फिनिट लूप आए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑटोमेटिक सेटर है या कोई फॉर एग्जांपल कोई चेंज का लिसनर आपने कॉल किया, वन चेंज लिसनर, उस केस के अंदर ये ऑटोमेटिकली कॉल होती है, जो कि हमने खुद सिनेरियो सपोज किया था। जैसे ही हम टेक्स्ट को सेट कर रहे थे तो व्यू को ये था कि टेक्स्ट अपडेट हो चुका हुआ है, क्योंकि व्यू को तो नहीं पता, या व्यू के ऊपर जो लिसनर है उसको तो नहीं पता कि जो टेक्स्ट पहले था और जो अभी आया वो सेम है। उसको सिर्फ इतना पता है कि न्यू टेक्स्ट सेट किया गया है, वो पहले भी वही था, बाद में जो न्यू आया वो भी वही है, तो वो बार बार उसको जब अपडेट करता रहेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए एज अ गुड प्रैक्टिस हम ये करते हैं कि हर वो प्रॉपर्टी जिसको हमने टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर यूज़ करना होता है और उसको हमने ऑब्जर्वेबल भी बनाना है, उसके सेटर के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो न्यू वैल्यू आ रही है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू के इक्वल है तो वो हम सेट नहीं करवाते। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे भी आप याद रखें कि हर वो प्रॉपर्टी जिसको आप टू वे बाइंडिंग के अंदर यूज़ करें और वो ऑब्जर्वेबल भी होती है, लाइक हमारे केस के अंदर ईमेल है और दूसरा यूज़र नेम है, तो दोनों के ऊपर हमने ये चेक परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो जेंडर और सिटी है उसको भी टू वे बाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और ऑब्जर्वेबल तो वो ऑलरेडी हैं, तो उनके ऊपर भी हम ये चेक परफॉर्म करेंगे कि अगर जो न्यू वैल्यू हम सेट करवा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग या प्रीवियस वैल्यू जो ऑलरेडी सेट है उसकी इक्वल है, तो हम न्यू वैल्यू सेट नहीं करवाएंगे। तो ये एक सेफ चेक है, ये आपको हमेशा परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं कोड के अंदर इस चीज़ को रहने दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो इसको अगर देखना चाहें तो आप यूज़ कर लें। अलबत्ता मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर दूंगा, तो मैं कमेंट यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर बाद में कोड देखें तो आप लोग इसको समझ जाएं। तो आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से कस्टम जो ऑब्जर्वेबल होता है उसको टू वे डेटा बाइंडिंग के साथ यूज़ करते हैं यूजिंग MVVM आर्किटेक्चर। तो मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास कस्टम टाइप्स होती हैं, लाइक जो हमारे पास यहाँ पे अगेन मैंने आपको शुरू में भी बताया, सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पे जो स्पिनर है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे इंटीजर वैल्यू, लेकिन हम जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं वो सिटी टाइप या हमारी कस्टम टाइप की है, टाइप है। तो इसके लिए कन्वर्टर्स या इन्वर्स मेथड्स को कैसे यूज़ करना है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट होगी मेरे लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।